गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, DSN महाविद्यालय उन्नाव से। आज हम 1857 के विद्रोह के प्रभाव एवं परिणाम पर चर्चा करेंगे। निस्संदेह 1857 का विद्रोह अपने उद्देश्यों में भले ही असफल रहा, परंतु इसके उपरांत कुछ ऐसे तात्कालिक और दूरगामी परिणाम निकले जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की आगामी आने वाली नीतियों को प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति और ब्रिटिश ताज का आरंभ इस समय से हुआ। प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो करीबन इसमें 10 बिंदुओं पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला बिंदु है मुग़ल शासन की समाप्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं 1707 से ही मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो गई थी। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बनाया, जो शक्तिहीन थे। 1857 के पश्चात बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात दूसरा प्रभाव इसमें जो आता है वो है कंपनी शासन की समाप्ति। 1757 से 1857 के मध्य लगभग 100 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन रहा। ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक व राजनीतिक लाभ देखते हुए कंपनी पर नियंत्रण के 1857 से पूर्व कई प्रयास किए। 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। इसी तरह 1833 के एक्ट में चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। 1853 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने किसी भी कंपनी का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लेने की रणनीति बनाई। 1858 के एक्ट द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण हेतु भारतीय सचिव एवं उसके 15 सदस्यों की नियुक्ति की। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन। 1858 भारत सरकार के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में अब यह कार्य करने लगा। इसकी सहायता के लिए 5 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जहां बहुमत से निर्णय लिए जाते थे, परंतु वायसराय बहुमत के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था। वायसराय भारतीय सचिव व उसकी काउंसिल के निर्देशों पर कार्य करती थी। इसके दुष्परिणाम ये निकले कि अब भारत पर शासन इंग्लैंड से होने लगा, जिससे वहाँ के उद्योगपतियों, व्यापारियों ने सरकार पर अपना सिक्का जमा कर अपने लाभ के लिए योजनाएं बनाई। नंबर 4, सरकारी नीतियों में परिवर्तन। भारतीय एकता को नष्ट कर विद्रोह की संभावना को समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किए। नवंबर 1857 में उसने घोषणा की। उसने दिखावे के लिए उदारवादी नीति की घोषणा की। सरकार ने कहा कि वह भारतीयों की परंपराओं या रिवाजों में दखल नहीं करेगी। इसमें 5वां बिंदु आता है देसी रजवाड़ों और सामंतों के प्रति नीति में परिवर्तन। गोद लेने का अधिकार जो 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल ने रद्द कर दिया था, अब उसे पुनः स्थापित कर दिया गया। अब वे ब्रिटिश ताज के अधीनस्थ शासन करेंगे। सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास रखा, इसे उन्होंने अभी त्यागा नहीं था। 1857 के विद्रोही तालुकेदारों की ज़मीनें वापस कर दी गईं।
भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। भारतीयों, छठा बिंदु इसमें आता है भारतीयों को सरकारी नौकरियों में स्थान। 1861 भारत सरकार ने एक्ट द्वारा भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम बनाया, जिसमें भारतीयों को लंदन में होने वाली परीक्षा में भाग लेना होता था, जो व्यवहारिक रूप से अत्यंत कठिन कार्य था। इससे अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहता था। इस व्यवस्था ने भारतीयों में गहरे असंतोष को जन्म दिया। सातवां बिंदु इसमें आता है सेना का पुनर्गठन। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि विद्रोह को रोका जाए। उसने पील कमीशन की नियुक्ति की, सेना में भारतीयों की संख्या को कम किया और यूरोपियों की संख्या को बढ़ाया। तोपखाने में भारतीयों को महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखा जाता था। भारतीय सैनिकों को अधिकतम सूबेदार के पद तक ही पहुंचने का अवसर था, उससे ऊंचे पद पर वो नहीं जा सकते थे। सिख, गोरखा, पठानों की संख्या बढ़ाई गई क्योंकि इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। इन कारणों से भारतीय सेना में जो एकता थी वो नष्ट हुई। आठवां बिंदु है जातीय विभेद को बढ़ावा देने की नीति। अनेक अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम स्वरूप दिया, अतः उन्होंने नवाबों को दंडित करने की योजना बनाई। नवाबों के शहजादों को मृत्युदंड दिया गया। जातीय विभेद की नीति के कारण हिंदुओं को अंग्रेजों ने अपना हिमायती समझा। इसी विभेद की नीति के कारण सरकारी नौकरियों में मुसलमान पिछड़ते चले गए और हिंदुओं ने इस अवसर का लाभ उठाया। इससे दोनों वर्गों के बीच खाई बढ़ती गई और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो तब उत्पन्न हुई जब इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलने लगा। नवा बिंदु इसमें आता है ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्राज्यवादी नीति का उन्होंने त्याग किया, परंतु इसके पश्चात भी भारत को केंद्र बनाकर अफ़गानिस्तान, ईरान, बर्मा, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया व चीन को उन्होंने प्रभाव में लेने का निरंतर प्रयास किया। 10वां बिंदु इसमें आता है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के कारण सामंती व प्रतिक्रियावादी वर्ग सरकार के समर्थक बने। हिंदू व मुसलमानों के बीच जातीय विभेद गहराए, जिसकी हम अभी पहले चर्चा कर चुके हैं। अंग्रेज़ों की भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप अंततः राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। 1857 में जिस मध्यम वर्ग ने स्वयं को विद्रोह से अलग रखा था, अब वह सरकारी नीतियों से क्षुब्ध होकर इस वर्ग ने भारतीयों में नवचेतना जागृत करने का कार्य किया। ये जो लोग क्षुब्ध हो गए थे, उसी वर्ग ने आगे चल के जन जागृति का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उन्होंने सुधार के प्रयास किए। रेल, सिंचाई, डाक, तार, नहरें इत्यादि इन सब के बढ़ावा देने की नीति के कारण उत्पादन और वितरण की प्रणाली को एक स्थायित्व प्राप्त हुआ। साथ ही भारत में औद्योगिक विकास की एक प्रक्रिया आरंभ हुई। इसी के साथ ही भारत में श्रमिक वर्ग का उदय भी हुआ। निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण प्रभाव हुए, उसमें सबसे प्रमुख जो प्रभाव था, जिसका हमें बाद में दिखाई देता है, जिसका वर्णन अभी आगे आने वाले अध्यायों में किया जाएगा, वो था सरकार ने अपने हितों को साधते हुए जो योजनाएं बनाई और इसमें देसी रियासतों और सामंतों को भी अपना भागीदार बनाया। इसके
परिणाम स्वरूप सामंत और प्रतिक्रियावादी जो ताकतें थीं वो अंग्रेज़ों की हितैषी हो गई। परंतु इसी बीच में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन सभी खोखले सुधारों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीयों को सही दिशा मिली, जिससे तिलक और गांधी ने जन जन तक भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और अंग्रेजी शासन से मुक्ति का मार्ग दिखाया। 1857 की क्रांति से संबंधित हमने 3 सत्र में चर्चा करी। इसके पश्चात जो छात्र एवं छात्राएं इस विषय को और अधिक गंभीरता से समझना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ पुस्तक बता रहा हूं, उनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन BL ग्रोवर एवं यशपाल की किताब पढ़ें। आधुनिक भारत, इसके लेखक हैं SK पांडे, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा 1857 पे सबसे अधिक विस्तृत जानकारी एक किताब है 1857, जिसके लेखक है सुरेंद्र नाथ सेन। इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।